नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। DISO प्रतिदिन आप देख रहे हैं और DISO की इंपॉर्टेंस आप ऐसे करेक्ट करिए कि यह प्रीवियस ईयर रिलेटेड है। जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिन परीक्षाओं का आपसे संबंध है, उन्हीं परीक्षाओं को मैं टारगेट कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपको एक वादा किया था कि हम आपको एग्जाम तक DISO देंगे, प्रीवियस ईयर कवर करते हुए देंगे, तो मैं रेगुलर कंटिन्यू कर रहा हूं। इधर बीच मैंने UPSI की DI लेना शुरू किया है और इसका कारण भी आप ऐसे समझो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं, सर इस समय हम किस चीज की प्रिपरेशन करें, हम UPSI पर फोकस करें कि हम जो है पेट पर फोकस रखें। तो मेरा बस आपसे इतना सजेशन आप लोगों को कि पेट को देखिए, छोड़िए मत। इतनी मेहनत आपने किया है, 10-15 दिन का भी समय है और इसको आप पूरा कवर करिए। इसमें एक भी क्लास मिस मत करिए, जो भी रूटीन आपकी पढ़ाई थी उसको ब्रेक मत करिए। उसी में आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आप UPSI की जो DI, जो ऑलरेडी आपसे UPSI पूछता है भाई, उसमें भी तो DI रोल है और 3 से 4 सवाल आपको मिल रहे हैं, तो 3 से 4 सवाल तो बहुत होते हैं ना। उसमें होता क्या है पैटर्न कि कभी कभी एक फिगर देकर 3 सवाल पूछ लेता है और अच्छे सवाल होते हैं, और कभी कभी 3 फिगर देकर 3 सवाल पूछता है, या 4 भी पूछ सकता है। यूपी पुलिस की तरह पैटर्न कर दे तो 1 पर 5 भी आ सकता है। तो इसलिए मैं उन सवालों को कवर करा रहा हूँ जो पिछले ईयर्स में आपको 17 में, 16 में, आगे जो है 21 में आपको अलग अलग सत्र में, अलग अलग शिफ्ट में DI के रूप में देखने को मिले थे। तो मैं यही सवाल करा रहा हूँ, आप सभी लोग फोकस होकर सारे सवालों को कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसको पेट की तरह भी प्रिपेयर कर लीजिए, SI की तरह भी प्रिपेयर कर लीजिए। सेशन स्टार्ट करो तो आपके सुझाव, कमेंट जो भी हो सके हमें जरूर लास्ट में वीडियो के इन पे दीजिएगा। और सेशन शुरू कर रहा हूं तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि वीडियो को लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए, मतलब अपने रिस्पांस और फीडबैक देते रहिए और एक कनेक्टिविटी बना के रखिए। डिस्क्रिप्शन में PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप हम देते हैं, जिसमें हम आपको सारे के सारे जो PDFs होते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन करे रहिए, जिससे कि हम सारी कनेक्टिविटी में आपको शामिल कर सके। आइए देर ना करते हुए, यहाँ पर 13 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों एक ही दिन की परीक्षा हुई थी। दोनों के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। पहले सवाल पर लेकर चलता हूं। पहला सवाल ब्याज का क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखिएगा तो यह ब्याज का सवाल है और ब्याज में डाउट बनता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बैंक्स दी गई हैं, अलग अलग ब्याज दरें दी गई हैं, जो ईयर के हिसाब से बढ़ती घटती गई हैं ना। आप देख रहे हैं कि जैसे अगर हम पढ़ें सवाल को, तो चित्र जो दिया है तालिका के रूप में दिया है, आप देखिए प्रॉपर। तो कहता क्या है कि तालिका विभिन्न बैंकों के वर्ष 2001 से 5 तक वार्षिक ब्याज दर को दर्शाता है। HDFC, ICICI, SBI, IDBI, अलग अलग बैंक से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर होता क्या गया, सबकी ब्याज दरें अलग अलग है, 10%, 12%, 15%, 8%, 5%। जैसे HDFC की देख रहे हैं, ऐसे ICICI की देख रहे हैं, SBI की देख रहे हैं, IDBI की देख रहे हैं। अलग अलग ईयर्स में ब्याज दरें यहाँ पर परिवर्तित होती चली गई, चेंज होती चली गई। अब हमारा कंफ्यूजन ये है कि क्या ये जो ब्याज दर है या जो ब्याज का मोड है वो SI पर आधारित है कि CI पर आधारित है। कंफ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मेंशन तो किया नहीं गया है। लेकिन हम लोग अगर इसको पूरा प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो यह जो ब्याज दरें हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग सेंस आएगा। जब आप कोई निवेश करेंगे और आप उसको CI पर कंसीडर करेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर आपने 2000 में कोई निवेश किया, 2003 में देखना चाहेंगे क्या हमको प्राप्त हुआ, तो आप वहां जानते हैं कि यहाँ से जो ब्याज प्राप्त होगा इस साल के बाद उसको प्रिंसिपल में ऐड किया जाता है। सतत के हिसाब से काम होता है, अगले साल फिर ऐड होता है, अगले साल फिर ऐड होता है, इस तरह से प्रिंसिपल अपडेटेड होता है और उस केस में ब्याज की वैल्यू अलग अलग आती है। अगर उसी चीज को हम साधारण ब्याज की तरह सोचे, तो साधारण ब्याज में एक ही प्रिंसिपल जो आपने पहली बार निवेश कर दिया है, अब उसी को अलग अलग ईयर भले बढ़ता जाएगा लेकिन ब्याज दर भी अलग होती जाएगी, बट प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, अर्थात ब्याज की वैल्यू अलग आएगी। हमने यहाँ पर इस सवाल को CI नहीं SI आधारित कंसीडर किया है और इस सवाल को पूछा भी गया था उसी समय जब पूछा गया था, तो इसको SI पर ही इसके सलूशन को सही माना गया था। आइए मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, देखिए कैसे होगा। वेंकट ने वर्ष 2000 में HDFC बैंक में 5000 रुपए का निवेश किया था। 2002 के अंत में कितना ब्याज होगा, ये पूछा गया है। अगर आप इस सवाल को CI के माध्यम से लेकर चलेंगे तो सवाल का उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे देखिए ब्याज दरों को आप लोग नोटिस कर ही रहे हैं। वेंकट ने क्या किया था, HDFC बैंक जो पहली ही बैंक है, आप इसी को ऑब्जर्व करिए। उसने मान लो यहाँ पर 5000 रुपए जमा किए होते और 5000 रुपए को जमा करने के बाद 2002 के अंत में चेक करना चाहता कि उसे कुल कितना ब्याज मिला, तो एक तो सबके मन में भी डाउट आता है कि 2000 से 2002 चले गए तो 2 ही साल का समय है। लेकिन अगर शब्दों को पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर होगा कि 2000 में आपने कोई निवेश किया, 2000 का ब्याज, क्योंकि 2000 में ब्याज दर थी, 2001 का ब्याज, 2002 का भी तो ब्याज मिलेगा, क्योंकि उसके अंत में हमें ब्याज कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ब्याज की वैल्यू फाइंडिंग करेंगे। आइए दिखाता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले 5000 रुपए अगर हम इसको चक्रवृद्धि पर लेकर चलते तो देखिए सवाल कैसे हल होता। CI पर लेकर चलते तो सबसे पहले 2000 था
और 2000 में जो ब्याज जो प्रिंसिपल था वो 5000 रुपए था, और ब्याज दर कितनी थी 10%। अगर हम इसका 10% निकालते तो 10% निकालते वैल्यू 500 प्राप्त होती, और 500 इसमें जोड़ दिया जाता, तो यहाँ पर 5500 हो जाता। कब? 2001 में प्रिंसिपल, ठीक है, 2001 में। फिर इस पर हम लोग ब्याज दर 12% का उपयोग करते, और 12% के हिसाब से खत्म करते, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 से 66, 660 रुपए होता। इसको फिर जोड़ते यहाँ पर ला करके, शून्य हो जाता, 6 होता, 6 5 11, 5 1 6, यहाँ पर 2002 में आपका प्रिंसिपल होता। इस पर फिर ब्याज निकाला जाता 15% के हिसाब से। यह प्रोसेस अलग प्रोवाइड करता है ब्याज को, जबकि सही प्रोसेस इसका ये है कि आपका प्रिंसिपल 5,000 है, और जो हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग वर्षों में, वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी प्रिंसिपल को ही टारगेट करते हुए कर रहे हैं। मतलब 2000 में 5000 रुपए पहले लीजिए, और उस पर 10% की ब्याज निकालिए, 10% की दर से। 10% की दर से निकालेंगे तो ब्याज आएगा 500। पहले यहाँ पर ब्याज कब का हो गया? 2000 का। फिर हम लोग आगे बढ़ते उसी 5000 को लेके चल देंगे, प्रिंसिपल बदलेंगे नहीं, और ब्याज कैलकुलेट करेंगे 12% के हिसाब से, तो 12/100 हो गया, 600 ब्याज आया। फिर 5000 ही लेकर चलिए, अगले साल 2002 पहुंच गए हम लोग, और यहाँ पर ब्याज दर कितनी बताएं 15% है, तो 15% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे तो 750 रुपए का ब्याज आएगा। तीनों ब्याज जोड़ दीजिए, 6 5 11 7 1850, 1850 रुपए का ब्याज मिलेगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया है। हम क्योंकि साधारण ब्याज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक प्रोसेस से फॉलो कर सकते थे कि प्रिंसिपल हमारा क्योंकि सेम है, तो इसलिए सीधा सीधा सारे ब्याज को ऐड कर देते, ब्याज दरों को। 12 10 22, 22 10 32, 5 37%, 37% ब्याज दर होती, समझ रहे हैं ना? 15 12 27 10 37, 37% हम करते किसका बताइए? 8000 5000 का, क्योंकि प्रिंसिपल कितना है? 5000। तो 5000 लिखते, गुणे 37/100 करते, 2 जीरो खत्म हो जाता, शून्य कर देते, 5 7 35, 5 या 15 3 18, 1850 रुपए देखिए ब्याज मिलता, जो आपको पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। राइट सोल्यूशन हो जाता। ठीक है, इस तरह से हम इसका सोल्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि सवाल शानदार है, आप पढ़िए तो इसको आपको फील आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अनिल ने वर्ष 2002 के दौरान एसबीआई बैंक में 10,000 रुपए जमा किए। कितना पैसा जमा किया? 2002 के दौरान, अनिल की बात हम लोग कर रहे हैं, एसबीआई में जमा किया था अनिल ने। ठीक है, एसबीआई में, जिसका ए है देखिए आपके सामने एसबीआई। कब जमा किया था? 2002 में। ये सब बहुत ही कंसीडर करने की चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगी बातें। अब उसने देखिए, अच्छा पैसा कितना जमा किया था? 10,000 रुपए किया था। ये 10,000 उसके पास था, उसने जमा कर दिया। कब? 2002 में एसबीआई बैंक में। आगे पढ़ते हैं। और सुनील एक दूसरा व्यक्ति है जिसने वर्ष 2002 में, सुनील है जिन्होंने वर्ष 2002 में, बैंक पहले पढ़ लेते फिर टाइम लिखते हैं। ठीक है, बैंक कौन सी है? एचडीएफसी है, जो ऊपर वाली बैंक है, ये वाली सुनील का देख रहा हूं। और उन्होंने, लेकिन देखिए दोनों चीज देखिएगा, एक तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी है, और ईयर कौन सा है बताएं? ईयर यहाँ पर कौन सा है? 2001 है। ध्यान दीजिएगा, इसने जो है पहले ही जमा कर रखा था, इसने तो बाद में जमा किया 2002 में अनिल ने, और सुनील तो पहले ही जमा कर चुका था। जब पैसा कितना जमा किया था? सेम पैसा, 10,000 रुपए। बस यहाँ पर टाइम गैप अलग अलग हो जाएगा। करेक्ट है। अब आपसे पूछा जा रहा है, सवाल पढ़ो, कि वर्ष 2004 के अंत में ब्याज के रूप में उन्हें एक साथ, अर्थात दोनों अगर अपने अपने ब्याज को जोड़ लें तो दोनों को मिलाकर कितना ब्याज मिलेगा। सबसे पहले भैया जब अनिल का आप पढ़ना, तो अनिल का 2002 में देखना, 2002 का देखना पड़ेगा, 2003 का देखना पड़ेगा, 2004 का देखना पड़ेगा। अर्थात इनके कुल ब्याज की वैल्यू देखिए, तो 16 12 28 20 48 49% का ब्याज इनको मिलेगा 10,000 पर। जबकि सुनील की बात करिए, तो सुनील की स्थिति यह है कि सुनील ने यहाँ पर 2001 में ही जमा किया था एचडीएफसी में, 12%, 17%, 8% और 5%। सबको जोड़िए, 12 15 27 8 35 5 40%, तो 40% ब्याज दर के रूप में यहाँ पर ब्याज मिलेगा। अब क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, तो चाहे तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे तो 89% आएगा, और प्रिंसिपल 10,000 ही है। किसका बताइए? 10,000 का। तो 10,000 का अगर 89% करेंगे तो 89/100 कर दीजिए, और गुणे 10,000 कर दीजिए। ठीक है, 2 जीरो ऐसे खत्म हो गया, 8900 आ गया। 8900 यहाँ पर ब्याज के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप इसका ब्याज निकाल लेते, 4900 आता। भाई 10,000 का कैसे करते, आप खुद बताइए। 10,000 गुणे 49/100, 4900 आता, और 10,000 गुणे 40/100 कर देते, तो 4,000 ब्याज आता है यहाँ से। ठीक है, 4,000 ब्याज आता। इस ब्याज को और इस ब्याज को जोड़ लीजिए, आपको वैसे भी कंफर्म हो जाएगा, 8900 का टोटल ब्याज आएगा। एक तरीका ये था, बहुत बढ़िया से आपने क्लियर किया होगा। अगले क्वेश्चन पर आओ।
अनिल वर्ष 2000 में, सुनिए, आईसीआईसीआई बैंक में रुपए 800 निवेश करता है। क्या करता है अनिल? 2000 पकड़ लेता है, ठीक है, 2000 में आ जाइए। 2000 में अनिल वर्ष 2000 में आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसीआई 2000 में अनिल ने, देखिए अनिल है और बैंक का नाम क्या है बताइए? बैंक का नाम है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई कितना पैसा जमा किया? 8000। देखिए इतना सब लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप समझिए इस चीज को। अनिल ने सन 2000 में आईसीआईसीआई बैंक में 8000 जमा किया और 3 साल के अंत में वह राशि वापस ले लेता है, जो पैसा बना उसको ले लिया। तो 2000 यहाँ है, बैंक का नाम आईसीआईसीआई है, 3 साल का मतलब 15, 12 और 4, 15 12 27, 15 12 27 4 31, कितना ब्याज मिलेगा बताओ? 31%। और पैसा उसने कहा हमें दे दीजिए, यहाँ पे 2002 के लास्ट में कितना पैसा रिसीव कर लेगा वो। लेकिन उसके पहले भी, उसके बाद की चीजें पढ़ भी डालिए पूरा। जबकि सुनील, दूसरा व्यक्ति जो पीछे था, सुनील 2000 में किया था, 2000 की बात कर रहा है। बैंक का नाम है, अच्छा नाम सुनील है इनका, और बैंक का नाम है आईडीबीआई। आईडीबीआई जो लास्ट वाली बैंक है, ये वाली। उसने 2000 में आईडीबीआई बैंक में 10,000 रुपए, जो उसका पैसा था वो कितना था? 10,000। 10,000 पूरे 5 साल तक के लिए, मतलब कोई इधर उधर नहीं किया उसने, 5 साल का मतलब लास्ट तक। यहाँ पर उसने क्या किया? उस पैसे का निवेश किया। तो अच्छा 5 साल में उसे कितना ब्याज मिलेगा? इसे पूरा मिलेगा, ये पूरा, ये सारी दर ऐड हो जाएंगे, पूरा ब्याज मिलेगा। अनिल वाला थोड़ा सा पेज फंसा है, ठीक है। अब पूछा है सवाल, डिमांड देखो क्या है, उनको मिलने वाली अंतिम राशि, जो फाइनली दोनों को अलग अलग पैसा मिलता है, उनके बीच का अंतर पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा। आइए देखता हूं, मैं समझाता हूं आपको। देखो इनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सुनील के लिए, क्योंकि इन्होंने 10,000 जमा किए थे, एक अच्छा अमाउंट, और इन्होंने 5 साल में ब्याज की बात करी, तो सबसे पहले ब्याज दरों को जोड़ लो, ठीक है। जोड़ लिया तो 10 15, 15 30, 30 10 40, 10 50, 2 52। तो 52% अगर है तो 10,000 का 52% वैसे भी 5200 होगा। फाइनली इनको पैसा मिलेगा कितना? क्योंकि प्रिंसिपल दोनों के अलग अलग है, तो 10,000 तो उनका जमा ही था और 5200 उन्होंने ब्याज के तौर पर प्राप्त किया है। तो 15,200 रुपए इनको फाइनली रिटर्न होगा। किसको? सुनील को। समस्या अनिल के साथ है। तो अनिल का पहले इन 3 वर्षों में कितना ब्याज उसको रिसीव हुआ था? 31% है, तो लिखो 31/100 गुणे आप 8,000 कर दीजिए, 2 जीरो खत्म है, शून्य कर दीजिए, 8 1 8, 8 3 2480 रुपए ब्याज मिला है। 2480 करेक्ट है। 8,000 टोटल ये पैसा उसने जमा किया था, 2480 ब्याज मिला था। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इस हिसाब से 8,000 प्लस 2480, ये पैसा उसने कहां से ले लिया था? आईसीआईसीआई से। तो हो गया 10,480 रुपए। ये उसके पास धन हो गया था 2002 के अंत में, जब आईसीआईसीआई से उसका निवेश कंफर्म क्लोज हुआ था। अब इस पैसे को लेकर चला गया वो किस बैंक में पता है? जिसका नाम था, देखो लिखा होगा, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे एसबीआई कहते हैं। एसबीआई नीचे है और यहाँ पहुंच गया और बैंक से कहा भाई हमको ब्याज दो। तो एसबीआई ने उसे ब्याज दिया 2 अलग अलग वर्षों में, कितना? 16 और 21% का। 16 21 होता है कितना? 21 10 31 37% का। 37% का ब्याज दिया स्टेट बैंक ने उसे। अब 37% के हिसाब से उसे मिलेगा कितना? 37/100 गुणे 10,480। सही कर रहा हूं? कोई दिक्कत की बात नहीं ना? यस, ये खत्म कर दो। 37 का इससे गुणा कर दे, ठीक है, 37 का गुणा कर दे तो 37 अट्ठे कितना होता है? जैसे अगर आप गुणा करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 37 अट्ठे 8 7 56, 8 3 24, 24 5 29 ना, 29 मतलब हासिल 29 रहेगा, 6 रखे रहिएगा। 37 चौके है, चौके कितना होगा बताइए? 4 7 28, 4 3 12, 12 तो 14 148 हुआ, 29 जोड़ दीजिए, जिसमें 9 8 17 होता है, 4 2 6 7 होता है, 177 हुआ तो 7 लिख दीजिए, अभी 17 हासिल है। शून्य हो गया तो 7 ही आएगा, 1 हासिल होगा, 37 1 37 1 38 होगा। सही है। और यहाँ पर आपके सामने 10 नीचे था, तो इसका मतलब दशमलव एक स्थान पे लगेगा जब 10 खत्म होगा। तो ब्याज की वैल्यू जो आ रही है 3877.6 आ रही है, और जो रिसीव होगा उसे इसी 3877 जोड़ दीजिए, 3877.6 रुपए जोड़िए इसमें, तो 0.6 तो रहेगा ही रहेगा। 7 हो गया, ठीक है, 7 8 15 की 5 हासिल 1 हो गया, ठीक, 8 4 12 1 13 की 3 हासिल 1 हो गया, और 1 होगा यहाँ पर, क्योंकि 3 1 4 होगा, 3 1 कितना होगा? 4 होगा, 14,357.6 होगा। एक बार इसको चेक भी कर लेता हूँ आप लोगों के कहने से, ठीक है, कमेंट
मत करना इधर उधर की सर चेक कर रहे हैं क्या चेक कर रहे हैं। अरे भाई हम वेरीफाई कर रहे हैं, चेक उक नहीं कर रहे हैं। कोशिश करता हूँ चीजें सही हो ना, गलत ना होने पाए भाई। यही हमारा प्रयास है कि गलत किसी हालत में ना होने पाए। और कुछ हल्का फुल्का गलत हो तो बहुत परेशान मत हुआ करिए। 38, 77, 60 सही तो है। 38, 77, 60 था। 10,400 गुड। और 100 से भाग किया तो 38, 77.6 है, बिल्कुल सही है। और मेरे पास यहाँ पर वैल्यू के रूप में है एक तरह से 38, 77.6, ये हमारा ब्याज था। मैंने इसको ऐड किया था 14,000 कितना 10,480 में ना, 10,480 में। तो हमारे पास है 14,357.6 रुपए। अब भैया इनका दोनों का डिफरेंस करना है। देखो आप लोग बताओ, इनको सुनील को कितना पैसा मिला था 15,200, यहाँ लिखता हूँ जैसे स्पेस है अपने पास। और इनको पैसा कितना है 14,357.6। 10 से 6 4 होता है, 9 से 7 2 होगा, और 9 से 5 4 होता है, 11 से 3 8 होता है, तो 842 दशमलव समथिंग है। तो ये विकल्प हो जाएगा डी वाला। तो डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। इसको कुल मिला के उनके जो ब्याजों का, जो उनको प्राप्त धनराशियां हैं, ब्याज नहीं, जो उनको प्राप्त धनराशियां हुई है, अलग अलग जो धन प्राप्त हुई दोनों को, उनके बीच 842 रुपए का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये नेरर आंसर है, यही करेक्ट आंसर है और इसी को आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलता हूँ। ये सवाल देखो क्या है, एक बार चार्ट है, आप देखिए, इसको देखिए और विभिन्न वर्षों, फिर भी मैं आपको कहूंगा अगर किसी सवाल में इधर आपको कंफ्यूजन हुई हो या कहीं मिसिंग है, कुछ लगता हो कि हमें डाउट आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर देना, लास्ट में हम उस पर काम कर लेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। दिए गए बार चार्ट को देखें जो विभिन्न वर्षों के में भारत के निर्यातों और आयातों के बारे में जानकारी देता है। देखो ये सब बड़ा कंफ्यूजिंग फिगर होता है, आसान नहीं होता। इसको देखिए, निर्यात आयात समझते हैं और जानते भी हैं कि निर्यात क्या होता है, आयात क्या होता है। सामान मंगाना आयात होता है, बेचना निर्यात होता है। अब ये आंकड़े जो फिगर पे दिए हैं इसको जस्टिफाई करना बहुत टफ है। देखो 0 से 20,000, 20,000 का अंतर है, 20,000 का अंतर है। कितने कितने का गैप है हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे एक तो थोड़ा दिखाया है, थोड़ा सा हमें दिया दिया जल रहा है थोड़ा, देखो कुछ डिसाइड कर लो, बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है। 80 से 1,00,000, 20,000 को कितने टुकड़ों में बांटा और टुकड़ों में क्या बांटा है। यहाँ 82.5 किया है, तो मतलब 82,500 किया है, तो 2,500 तक यहाँ तक पहुंचाया है। अब 2,500 से अगर मैं बांटू तो 2,500 गुणे 4 तो 10,000 होता है, तो 8 पार्ट में बटेगा अगर ऐसे देखना चाहिए। अब किसको मैं क्या मानूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसको क्या मानूं, इसको क्या मानूं, इसको क्या मानूं, किसको क्या मानूं। अक्सर सवाल में ये आंकड़े दिए रहते, नहीं तो इतना क्लियर रहता है कि प्रेजेंट हो जाए, पता चल जाता है क्या लिया जाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा कोई, मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से। आइए मैंने कुछ हिसाब से डेटा लिए हैं, परेशान मत होइए, हमने लिखवा लिया है, बनवा लिया है, समझ गए ना क्या कैसे है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर निर्यात। अब देखो निर्यात को ऐसे, जो छोटी वाली लाइन है, आयात को दिख रहा होगा आपको, वो 82,500, देखिए वो आंकड़ा दिखवा दिया, करेक्ट है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ऊपर 1,00,000 समथिंग करके था, बट उसके ऊपर कोई आंकड़ा नहीं था, उसकी हमें जरूरत नहीं थी, तो हमने 80,000 तक इसको उसके ऊपर तक जाकर के फालतू हम क्या मतलब था, हमने 0 10 इस तरह से ब्रेक करवा दिया, 10 का गैप बीच में डलवा दिया, जिससे क्लियरिटी आ जाए सबको, ठीक है। अभी 82,500 है, 4,00,000, ये आपका कितना हो जाएगा 44,000। मतलब यहाँ पर जैसे सारे आंकड़े हमने प्रेजेंट करवा दिए हैं, और ये सॉरी ये लाख में थे आंकड़े ना, यहाँ पर ये 1,000 में थे, मैंने उसी को लाख में लिखवा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो मेंशन हो जाएगा, वो प्रेजेंट हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं जैसा हम लोग को दिया हुआ है। अब देखिए सवाल के हिसाब से चलो, दिए गए कौन से वर्षों में निर्यातों के प्रतिशत के हिसाब से आयातें सबसे ज्यादा थी। प्रतिशत के हिसाब से देखना, तो निर्यात के हिसाब से आयात को देखना था, उसमें भी हमें वर्ष के हिसाब से चलना था। देखिए ऐसे वर्ष देखो तो 5 है और ऑप्शन में 4 है, तो एक वर्ष हट जाएगा। 11 12 13 14 15, 11 देखो 11 है, 12 है, 13 हट गया, 13 को छोड़ करके बाकी सब कुछ कर लीजिए। कह रहा निर्यात की तुलना में आयात सबसे ज्यादा कहाँ था। तो अगर हम इसको एक एक करके देखते जाए, जैसे हम क्या करेंगे पता, आयात बटे निर्यात करेंगे। तो अगर जैसे इसके आयात बटे निर्यात करिए, तो यहाँ पर 3 जीरो खत्म हो जाएगा, इसका 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो ऊपर 825 होगा और नीचे 444 होगा। सही है, डंडिया देख करके भी जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ये दोनों सेम आंकड़े हैं। तो 840 कर दीजिए, 3 जीरो इसका गायब कर दीजिए, ये 444, तो ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों के हर समान है तो ये बड़ा है, तो हम इसको तो खत्म ही कर दे, 2012 भी अपना खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों में ये बड़ा है तो इसको लेने की क्या जरूरत है, बाकी को लीजिए। यहाँ पर देखिए हम 4 जीरो गायब करते हैं, इसका भी 4 जीरो गायब होगा, तो ऊपर 80 होगा और नीचे आपका 45 होगा। ठीक है, नीचे कितना होगा 45 होगा।
अभी जस्टिफाइड हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर भी देखिए सारे जीरो खत्म हो गए, ये 8 होगा और ये 3 होगा। अगर मैं कंपैरिजन करूं भाई, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से बोला है, तो गुणे 100 करिए तो परसेंट में बनेगा, सबको गुणे 100 करिए तो परसेंट में बनेगा। परसेंट में अगर जैसे आप इससे भाग करेंगे 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। ये तो हमने वैसे भी छोड़ रखा था, इसको भी करिए 2 बार नहीं जाएगा, 45 दूना 90 होता है, एक बार जाएगा। बट आप थोड़ा इसको करके देखिए, 3 दूना 6, मतलब 2 बार से ऊपर चला जाएगा। तो निश्चित हो गया कि 2015 में आयात निर्यात की तुलना में सर्वाधिक था। बी ऑप्शन ये राइट सोल्यूशन है। ठीक है, परसेंट में भाई भिन्न बड़ा है तो परसेंट भी बड़ा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/2 एक भिन्न है और 2/3 एक भिन्न है, उसको किसको आप मतलब परसेंट के रूप में लिखो, 100 से गुणा करो 50 हो गया, 100 से गुणा करो 66 से 2/, तो बड़ा कौन हुआ, जो भिन्न बड़ा वही परसेंट में बड़ा होगा। समझ रहे ना बातों को। तो 2015 राइट सोल्यूशन होगा। 2011 और 12 के संयुक्त निर्यातों और 2012 के आयातों के बीच अनुपात क्या है। मतलब क्या बोला, 2011 और 12 के संयुक्त निर्यात, 11 और 12 निर्यात देखिए आपके सामने है, चाहे तो एक जीरो खत्म कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की तुलना के हिसाब से अगर चलिए एक्चुअल के हिसाब से तो एक जीरो गायब कर दे, लेकिन ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अगर आप लेकर भी चलिए तो एक जीरो सब में बढ़ाए, एक जीरो सब में घटा दे, कोई फर्क नहीं आएगा, डेटा वही यूज करा जाएगा। 0 0 0 8 8 8 ऐसे ले लीजिए। ये हो गया 11 और 12 का क्या बताइए, संयुक्त निर्यात। करेक्ट है, यस, इतना कर दिया। 2012 के आयात, 2012 का आयात कितना है, ये के बीच का अनुपात पूछ रहा है, ऐसे लिख देता हूं। और ये कितना है 840, यहां देखिए, और 3 जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए। अब कितना, 3 जीरो खत्म हो गया, खत्म हो गया। 8 से ही कटेगा, 8 1 1 1 111 हो गया, 8 1 के 8 होता है, 8 पंचे 40 हो गया। अभी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, देखिए कुछ अगर यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 7 21, और 3 से करिए 3 तिया 9, 3 5 15, 37 35 है। अब यहाँ जैसे इसने कहा 11 12 की संयुक्त निर्यात, 11 12 के संयुक्त निर्यात के हिसाब से भाई 888 हो गया, 000। और इसकी बात करो, इसने कहा 12 के आयातों के बीच और वर्ष 2012 के आयातों के बीच। अब आयात के हिसाब से देखा जाए तो भाई ये तो हमारा सही है, 3 जीरो इसका खत्म हो जाएगा, 3 जीरो इन दोनों का खत्म, ये तो 888 ही हो रहा है और ये 840 हो रहा है। हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। 37 35 ही होगा, आप ट्राई कर लीजिएगा भाई। अगर हम देखिए 8 से काटिए, 8 1 1 1 हो गया, 8 1 8 पंचे 40 सही तो है। अगर 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 7 21 है, और 3 तिया 9, 3 पंचे 15 है, तो 37 35 आएगा। मेरी तरफ से एकदम करेक्ट है। अगर आपकी तरफ से भाई ऐसे सवालों पर भी चर्चा होनी चाहिए, समझ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बताइएगा देख करके। अगर आपको लगे कि हाँ कुछ अगर कंफ्यूजन है या कहीं और क्लियरिटी हो सकती है तो आप बताना। दिए गए सभी वर्षों के कुल निर्यातों और दिए गए सभी वर्षों के आयातों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, कुल निर्यात और कुल आयात के बीच का अंतर क्या है। थोड़ा सा निर्यात सब जोड़ डालिए, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है और इतना है। ये निर्यात है, जो ग्रीन कलर से हम जोड़ रहे हैं, बाकी उसको दूसरे कलर से कर देंगे। सब में अगर देखा जाए तो अगर इसके हिसाब से ही चले तो सबका भाई 3 जीरो तो अंत में रहेगा ही रहेगा, 3 जीरो कर दिया। अब यहां से शुरू करिए, 4 4 8, बाकी सब में जीरो है तो 8 कर दीजिए और सब में जीरो होगा। तो भाई सबके 4 डिजिट खत्म हो गए, 4 डिजिट 4 डिजिट। बड़ा कंफ्यूजन होता है इस तरह के सवालों में। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 4 8, 4 4 8, ये जीरो ही रहेगा। 8 5 13, 3 3 और हासिल 1 हो गया, 1 कर दे, 4 1 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19। करेक्ट है, ये 19 हो गया। एक बार फिर से चेक कर लीजिए अगर कहीं मिस्टेक हो। जैसे हम समझ रहे हैं कि ना जो हजार हजार सबका गायब कर देते हैं, 444 ऐसे देख लीजिए ना, 444 444, 300, 450 और 300, यही जोड़ लीजिए कंफर्म हो जाएगा। 4 4 8, 8 3 11, 4 15, 3 18 हो गया, 1800 कर दिया। 40 40 80, 80 50 130 कर दिया। 5 4 4 8 है, बस 8 कर दो। इस हिसाब से 8 हुआ, 3 हुआ, 1938, उसके बाद 3 जीरो लगाने लगा। ये संयुक्त निर्यात है। एक संयुक्त क्या है, निर्यात। थोड़ा आयात की तरफ चलिए तभी तो अंतर आएगा। आयात बताइए, ये देखिए ए है, ए है, ए है, ए है, ए है। इसमें भी वही सेम काम करिए भाई, 3 जीरो सबका ऐसे लिख लीजिए, 3 जीरो सबका गायब हो गया। करेक्ट है, अरे यार इसको नहीं करना, एक सेकंड। 3 जीरो सबका गायब हो गया, लास्ट का 3 जीरो गायब हो गया। तो इसमें भी उसी तरह से है कि 825 है, 825 है, 840 है,
ठीक है, 840 है, 500 है, 500 है, 800 है और 800 है। आइए सबको जोड़ लीजिए। 8 8 16, 16 5 21, 8 29, 29 8 37, 3700 लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद 20 40 60, 60 लिख दिया हमने। और उसके बाद कितना है बताइए, 5, केवल 5। तो हो गया 0 5 6 7, 3765 है, 3765 है, करेक्ट है, ये आप लिख लीजिए। दोनों के बीच का डिफरेंस आप कर डालिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो वहां से 37, भाई 3 जीरो से मतलब नहीं, कुल मिला के 3765 और 1938। 15 से 8 7 होता है, ठीक है। और 5 से 3 कितना होता है, 2 होता है। 17 से 9 8 होता है, 17 से 9 8 होता है और 1 से 1 है। 1827, 1827 और एक बार जो है उसके बाद 3 जीरो बढ़ जाएगा। जैसे इसने कहा था दिए गए सभी वर्षों के कुल निर्यात और दिए गए सभी वर्षों के सभी आयातों के बीच का अंतर क्या है। तो जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से आंसर इतना ही आ रहा है। एक बार फिर से वर्बल देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस आपके सेट नहीं है। और मैंने एक चीज नोटिस किया, मैं आपको बताऊं, इसमें सीरियस, मैं जानबूझ के डेटा मैंने कहीं टाइप नहीं करवाया, खुद से सॉल्व नहीं किया। मतलब मेरा ये था कि जैसे एग्जैक्टली हूबहू दिया हो था उसी तरह से हमने आंकड़ों को लिया है, ठीक है, एकदम सेम वैसे लिया, कहीं कंफ्यूजन हो तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार वर्बल डिस्कशन हो जाए। हम लोग देख रहे हैं, देखिए क्या स्थिति है आपके सामने है। दिए गए सभी वर्षों के कुल निर्यातों, अब निर्यातों को हमने जोड़ा तो 1938 समथिंग करके आ रहा था, इसमें कोई गलती नहीं थी। अगर आप एक बार वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करिए अपने स्तर पे। बाकी इनको भी जोड़कर देखिए, देखिए आपके पास क्या स्थिति आती है भाई। 800 800 1600, 16 5 21 है, 21 8 29 है, 29 8 37 है, ये भी सही है, 37 देखिए लिख भी दिया था। इसके बाद देखिए 20 है, 20 40 60 है, 60 लिख दिया हमने, बहुत बढ़िया। 5 है, बस 5 ही है, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 3765 है। मेरे हिसाब से भाई मैं एकदम मैं करेक्ट कर रहा हूँ, कोई गलती नहीं। 15 से 8 7 है, क्योंकि इसके बाद भी 3 जीरो है और इसके बाद भी 3 जीरो है। 3 जीरो से कोई लेना देना नहीं। 15 से 8 7 है, 5 से 3 2 है, 17 से 9 8 है, 2 से बिल्कुल मैं अपने हिसाब से सही है। अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप बताना हमें, हमारी तरफ से आंसर ये है, ये करेक्ट, इतना ही आंसर हम ले रहे हैं। और कुछ अगर आपको डिफरेंट लगे तो आप प्लीज बता देना, हम उस हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो सवाल देखिए, कोई जरूरी नहीं कि सब बहुत क्लियर लिया जाए। सवाल में कुछ ऐसे भी डिस्कशंस और ऐसे पेपर में फेस करने को मिलता है, जैसे यूपीपी का पेपर देख लेना, डीआई इतना कंफ्यूज कर दिया गलत आंकड़ों को देकर के। खास करके यूपी पुलिस यूपीएसआई में ऐसा हो जाता है, वहां आंकड़े इतना अजीब दे देते हैं कि वो बाद में उनको खुद ही समझ में आता गलत लिख दिया था। तो इसलिए ऐसे दे दिया हमने, इसको प्रेजेंट भी कर दिया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं मतलब मेरा उद्देश्य है कि आंकड़ों से, फिगर से आप अवेयर रहो, बाकी देख ठीक है, मैनेजेबल है। तो चलिए, ये था आपके पास आज का डेटा, आज का सेशन यूपीएसआई का करेक्टेड था। अब मैं कोशिश करूंगा कि डीआई जो भी लाऊं थोड़ा सॉफ्ट लाऊं, ऐसा लाऊं कि मतलब जो क्लियर रहे, ठीक है, कंफ्यूजन आपके साथ ना आए। फिलहाल इस कंफ्यूजन को भी ग्रैप्स करिए और बताइए, हमें थोड़ा सा क्लियरिटी दीजिए, हम भी समझे कि हाँ आपके अंदर कितनी चीजें जा रही हैं। बाकी सेशन कैसा लगा जरूर बताना। लास्ट में आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जुड़े रहिए, फेथ करके, विश्वास करके, बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।